और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यूपी सरकार का यह बजट कुल 5.50 लाख करोड़ का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में किसानों को मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेसवे और मेट्रो के जाल बिछाने का ऐलान किया गया। यानी यह बजट सबको केंद्र में रखकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर यूपी का जो बजट है वो आज पेश किया गया। तो यूपी सरकार ने बजट में एमएसएमई पर काफी फोकस रखा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग के लिए जरिए 25,000 लोगों को देने का लक्ष्य रखा है और पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली देने का प्रावधान भी बजट में है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए बजट में 1107 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। पर्यटन, उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है। सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हुआ है और अधिक पर्यटन संभावनाएं बढ़ाना हमारे एजेंडे में। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 53 करोड़ 60 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख। इसमें कुंभ मेला 2019 में आए 24 करोड़ पर्यटक, विजिटर्स, श्रद्धालु भी सम्मिलित हैं। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या में इस वर्ष पुनः दीपोत्सव का आयोजन दिनांक 13 नवंबर 2020 को किया गया तथा 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विंध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण, भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षारोपण से आच्छादित है। प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षारोपण में वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षारोपण पर 15% किए जाने का लक्ष्य है। इस हेतु विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे की भूमि तथा प्रति भूमि, ऊसर, बिहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहत स्तर पर वृक्षारोपण कराने की कार्य योजना है। वर्ष 2020 में 2021 एवं 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। पौध उगान हेतु 3 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है। वर्षा काल 2020-21 में दिनांक 5 जुलाई 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों तथा स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 में प्रदेश में दिनांक 28 जुलाई 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का रोपण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया गया। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है। राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना में हेतु 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण, संपूर्ण समाज की समृद्धि प्राचीन भारतीय चिंतन का लक्ष्य रही है। हमारी सरकार ने समाज के प्रत्येक अंग के विकास का बीड़ा उठाया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा असामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय की कल्पना हमारे विद्वान मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता दी है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के
150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए 588 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपए की राशि प्रति माह प्रति लाभार्थी को दी जाती है। इस हेतु 39 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग दंपति के बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु विद्यालय भवन के अवशेष कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यापारी कल्याण उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी देय धनराशि हमारी सरकार द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। हमारी सरकार द्वारा अब तक 356 लाभार्थियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया है। सीएम योगी ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम का अभिनंदन। सीएम ने कहा कि आज ये हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। न केवल आम जनजीवन कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, बल्कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य को उस दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम जानते हैं कि हमारे राजस्व की प्राप्तियों में जो हमारे लक्ष्य थे, उस लक्ष्य के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई हुई। उस सब के बावजूद एफआरबीएम की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रखी है 4.5% का, हम उसको 4.17% तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज का ये बजट प्रस्तुत किया है। और यूपी सरकार के बजट को सांसद रवि किशन ने अच्छा बजट बताया। रवि किशन ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को अद्भुत बजट के लिए धन्यवाद दिया। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश का आज बजट रहे। पूज्य महाराज जी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के हम दिल से धन्यवाद दें कि अद्भुत शानदार था। इस बजट में गांव, हृदय, गरीब, किसान, गुरबा, महिला, युवा, स्टूडेंट, विद्यार्थी, इंडस्ट्रियलीज, अपॉर्चुनिटीज, अयोध्या, गोरखपुर के लिए एक्सप्रेसवे, लाइट मेट्रो ट्रेन,
एवरीथिंग, जहां बोलिए, एक कहते हैं ना, एक प्रदेश को बड़ा, और इतना बड़ा प्रदेश जो अपने आप में एक देश है, उसको बढ़ाने के लिए इतना सोचा समझा वेल प्लान्ड बजट। मैं दिल से महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं। क्या सोच, अद्भुत सोच। एंड ये टेक ऑफ होगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो पूरे दुनिया की, पूरे देश की नजर है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अलग ऊंचाई पे महाराज जी आपके आशीर्वाद से, आपकी लीडरशिप में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को लेके आप जैसे चल रहे हैं, और उसमें सारे लोग, और खासकर किसान भाइयों के लिए, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, ये बहुत शानदार बजट है। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के, हमारे गोरखपुर के खास, जहां पे इतनी बड़ी सौगात मिलल, एक लाइट ट्रेन के हिसाब से पूर्वांचल एक्सप्रेस के उसका बजट जो पारित हुआ, मैं उसके लिए अयोध्या वासियों को, लखनऊ से सब लोगों को, इंटायर उत्तर प्रदेश को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। शानदार बजट, शानदार बजट। तो पिछली बार की तुलना में इस बार का बजट लगभग 7% यानी कि 35,000 करोड़ ज्यादा रहा। छात्र हो या फिर अर्थशास्त्री, सभी काशीवासियों ने बजट की सराहना की और इस बजट को प्रदेश के विकास के लिए अच्छा बजट बताया। योगी सरकार का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट, पिछली सरकार और योगी सरकार की 4 साल की सरकार की तुलना से अब तक का सबसे अहम बजट और ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। उसको लेकर के सीए के अध्यापक और छात्र किस नज़र से देखते हैं, उससे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, सीए जय प्रधानी। सीए जी, इस बजट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये बजट अच्छा बजट कहलाएगा। 550 लाख करोड़ का जो उन्होंने बोला है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, उससे पूरे प्रदेश का विकास अच्छा होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों का भला होगा। और इसे जो रोड्स वगैरह बनेंगे, और जो बनास के लिए इन्होंने खासे मेट्रो के लिए 100 करोड़ दिए हैं, और बनास के सांस्कृतिक के लिए 100 करोड़ रुपया दिया है, इन सबसे बनास का बहुत अच्छा विकास होगा। अगर बात करें कि 2022 का चुनाव, उसको लेकर के बजट किस तरीके का देखने को मिलेगा? ये पूरा पैसा जो प्रदेश में खर्चा होगा, तो उससे तो लोगों को तो फ़ायदा होगा। गन्ना किसान वालों को इन्होंने पैसे देने की बात कही है, लैपटॉप की बात कही है, यूनिवर्सिटी की बात कही है, इससे तो लोग खुश होंगे और इससे इनको तो चुनावी फ़ायदा तो होगा अपनी जगह से, और प्रदेश का विकास भी होगा। तो दोनों एंगल से अच्छा बजट कहा जाएगा ये। बिल्कुल, इस बजट को लेकर के छात्रों के क्या राय है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र हमारे साथ है, आपका नाम जानना चाहेंगे? गौरव यादव। गौरव जी, इस बजट को लेकर के छात्र की नज़र से आप कैसे देखते हैं? छात्रों की नज़र से ये बजट एक बहुत संतोषजनक बजट रहा है। जैसे उनको लैपटॉप देने की बात की गई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नई खोलने की बात की गई है, उसके बाद उनको एज अ प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए। और भी छात्र, उनसे बात करेंगे। मेडिकल की नज़र से आप कैसा देखते हैं इस बजट को? सबसे पहली बात कि ये 50 करोड़ का एडिशनल प्रोविज़न है कोरोना के लिए जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि 26 हमारे मंडल हैं, और आप उनको डिस्ट्रिक्ट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें 26 नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे। तो ये अच्छा है ओवरऑल, क्या देखा जाए हॉस्पिटैलिटी के लिए। हॉस्पिटैलिटी के लिए अच्छा देखा जाए। और आपसे जानना चाहेंगे, इस बजट को लेकर के आम जनता और लोगों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? आप छात्र भी हैं, उसको लेकर के बताएं। देखिए, प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। जैसे कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ किया जा रहा है। अयोध्या के लिए एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, हाईवेज हो गए, आपका मेट्रो हो गया, हर चीज़ में किया जा रहा है। हॉस्पिटलिटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गया। स्टूडेंट्स के लिए, मेनली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो लैपटॉप का किया गया है, अभ्युदय योजना है, सबके लिए, मतलब कि हर किसी को ध्यान में, किसान को स्पेशली ध्यान में रखा गया है। उनके लिए लोन फैसिलिटी हो गया, इरीगेशन फैसिलिटी हो गया, तो सबको ध्यान में रख के सब आगे बढ़े, ऐसा बजट व्यवस्था। ये बिल्कुल, जब छात्रों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बजट तो अच्छा खासा है, लेकिन किस तरीके से 2022 को चुनाव को लेकर के जो बजट हम पेश किया, इसके लिए 2022 को चुनाव में योगी सरकार के लिए अहम माना जा रहा है। वाराणसी से लोकेश पांडे, प्राइम न्यूज़। तो बजट पेश होने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, ये योगी जी का अंतिम बजट है, अब खेल खत्म। बजट में गरीबों, किसानों को सिर्फ धोखा मिला है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग पेपर फ्री बजट नहीं, योगी फ्री यूपी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। ये आखिरी बजट था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता। क्योंकि जो कुछ सोचा था
जो कुछ उन्होंने जनता में फैलाया था, बताया था, अब उस सब का समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं उनके पास। और हम लोग, हम और आप लोग यही तो कहते हैं, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका, अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेल खत्म और पैसा हजम। और कैसे हजम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पैसा, अंबानी को दे दिया था, वो हम और आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम और आप नहीं समझ पा रहे। और जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, हमें तो उम्मीद थी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी इस बात की कि ये जो बजट आएगा इसमें कहीं ना कहीं गरीब के लिए, किसान के लिए राहत पहुंचेगी। लेकिन गरीब को वही मिला धोखा जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से धोखा देती आई है। और हमारे किसान भाई ये जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये हमारी आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए फैसला नहीं ले रही, ये केवल फैसला ले रही उद्योगपतियों के लिए। ये तो दो चार नाम है जो हम और आप जानते हैं, लेकिन न जाने कितने छिपे हुए ऐसे नाम हैं जिनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। 3 कानून जो आ गए हैं, केवल हम समाजवादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो कानून अगर किसान के लिए आप लाए हो और अगर किसान उन कानून। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को गौरीगंज उपनिबंधक कार्यालय पहुंचकर अपने आवास के लिए भूमि की रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री के बाद स्मृति ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता ने उनसे अमेठी में आवास बनाने का आश्वासन मांगा था, जिसे उन्होंने पूरा किया है। भारत की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसान कानून के ऊपर अपने उद्बोधन में आग्रह किया कि वो कौन सा क्लॉज है जिस पर वो चर्चा करना चाहते हैं, वो क्लॉज बताएं। राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई भी अपनी ओर से शिरकत नहीं की। बार बार हमारे देश के कृषि मंत्री ने भी कहा कि किसान के सम्मान में चर्चा हेतु अगर वो कृषि बिल पर कोई भी बात करना चाहते हैं तो कृषि मंत्री के ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखें तो शायद उन्हें ये याद आएगा कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की दृष्टि से उनकी अध्यक्षता में बने मैनिफेस्टो में स्वयं इस सुधार की बात उन्होंने इंगित की है। तो क्या राहुल गांधी अपने बात को सार्वजनिक तौर पर झुठला रहे हैं? मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सोरम गांव में किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद मारपीट तक नौबत आ गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। दरअसल किसानों ने संजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी कर दी थी, जिसे कार्यकर्ता सहन नहीं कर पाए और आपस में ही भिड़ गए। बुलंदशहर में किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील की गाजीपुर बॉर्डर पे अधिक से अधिक संख्या में किसान पहुंचे और कृषि कानून का विरोध करें। के भाषण का हमें ये नजर आया कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आंदोलन हिंसा की तरफ ना पहुंचा दिया जाए या चला ना जाए। तो क्या आपको ऐसी आशंका है? नहीं, आशंका है। अच्छा, सबसे पहले जो किसी आंदोलन को दबाया जाए तो उसमें हिंसा की है तो फिर किसान उस तरफ तो हम यही कह रहे सबसे पहले हमको एक पंचायत कि कैसा आपके जमाने से कोई भी आंदोलन नहीं सकते। आंदोलन यही सब रहा 33-34 साल आंदोलन तो उसका युद्ध है कि सबसे बड़ा यही है कि आंदोलन नहीं सकते। ऐसी साजिश रची जा रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, सरकार है, पता नहीं क्या साजिश।
कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 28 फरवरी को सहारनपुर में महापंचायत करने का ऐलान किया। सहारनपुर के लखनौर में होने वाली इस महापंचायत में राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार 90 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, पिछले 90 दिन हो गए किसानों को जो दिल्ली में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलनरत हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ 28 तारीख में राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर में आ रहे हैं और लोगों के बुलावे पर आ रहे हैं। किसानों ने बुलाए ये दिखाने के लिए कि जो मीडिया पर ये राजनीतिक लोग भ्रमित प्रचार कर रहे हैं कि बहुत चंद लोग हैं, एक बिरादरी का संगठन है जो इसके विरोध में है। तो यहाँ दिखाने के लिए लोगों ने बुलाए। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग इस जनपद में रहे हैं। 28 तारीख को लखनऊ में एक किसान महापंचायत हो रही है राकेश टिकैत जी के उसमें, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई उसमें हम गांव में जा रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है। ये जो भ्रम फैला रही सरकार, बीजेपी की सरकार, किसान विरोधी सरकार, ऐसी नकम्मी सरकार जो आज से पहले देश में नहीं आई, जिसने महंगाई की सीमाएं सारी लांघ दी। डीजल हो, पेट्रोल हो, किसान में खेती में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट हो, पेस्टिसाइड हो, खाद हो, सभी पे दुगने का दाम कर दिए। बिजली के दाम दुगने कर दिए, पेनल्टी दुगनी कर दी। किसानों का शोषण आज तक इस सरकार में जितना हुआ कभी नहीं हो पाया। रामपुर के कलेक्ट्रेट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार सैनी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं अधिवक्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और जिसमें कई समस्याओं का जिक्र किया गया था। हमने जो ज्ञापन दिया है अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के एक आह्वान लेटर के आधार पर सुबह मीटिंग करके ज्ञापन दिया है कि पुलिस के द्वारा जो हमारे प्रदेश में अधिवक्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है वो उत्पीड़न तत्काल रोका जाए और जिन अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हुआ है और मृत्यु हुई है उनके परिवार को नौकरी दिलाई जाए और कंपेंसेट किया जाए। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में एंटी करप्शन टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। टीम ने कानूनगो जयप्रकाश श्रीवास्तव को घूस लेते हुए पकड़ा। जयप्रकाश श्रीवास्तव के पास से 15,000 रुपए जब्त किए गए। तो रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग रही और सरकारी कार्यालयों में आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पे कोई बाबू, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी रिश्वत लेता हुआ कभी कैमरे में कैद होता है तो कभी एंटी करप्शन की टीम के हत्थे चढ़ता है। यहां ये शख्स 15,000 रुपए रिश्वत लेता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोरोना वॉरियर्स के नाम पर चौक का नामकरण किया गया। चौक पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए डॉक्टर्स की 10 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण और एडीसीपी रणविजय सिंह, सीएमओ दीपक ओहरी और यथार्थ अस्पताल के चेयरमैन ने प्रतिमा का अनावरण किया। तो कोरोना वॉरियर्स के नाम पर चौक का नामकरण किया गया। एक तरीके से सम्मान देने की कोशिश की गई और चौक पर डॉक्टर्स की 10 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई ताकि उनके प्रति सम्मान को दिया जा सके, उनको सम्मान दिया जा सके। क्योंकि कोरोना काल में डॉक्टर्स ही ऐसे थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में आगे डटकर सामना किया, लोगों की जान बचाई, उन तक राहत पहुंचाई, उन तक सुविधाएं पहुंचाई, उन तक इलाज पहुंचाया और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए यहां पे एक 10 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। तो कोरोना वॉरियर्स के नाम पर चौक का नामकरण किया गया है। बाकायदा इसमें प्रतिमा लगाई गई थी डॉक्टर्स की। तो दुनिया कोरोना महामारी से उभरी नहीं है। इससे उभरने के लिए कोरोना योद्धा लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और इनको सम्मान देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा
एक्सटेंशन में स्थित चौक को कोरोना वॉरियर्स की प्रतिमा बनाकर इनको समर्पित किया गया। देखिए, जिस तरह का काम पूरे कोरोना काल में हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स, नर्सेज, इवन हाउस कीपिंग जीडी स्टाफ, कहीं ना कहीं एक बहुत ही विश्व में काम हुआ है। ऐसा काम हमेशा लोगों को याद रखना चाहिए, हमेशा सदियों तक याद रखना चाहिए। कोरोना ख़त्म हो जाएगा बट डॉक्टरों ने जो मिसाल कायम करी है, हमारी नर्सेज ने जिस तरह से काम करा है, वो एक हमेशा एटर्निटी में रहे, हमेशा सदा लोगों के रहे और वे को इंस्पिरेशन का सोर्स बने। इसी के लिए जितने भी लोग उस गोल चक्कर से पास करेंगे, उस जगह से पास करेंगे, वो मूर्ति को देखेंगे, उससे इंस्पायर होंगे और याद रखा जाएगा कि डॉक्टरों की मिसाल दी जाएगी, नर्सेज की मिसाल दी जाएगी कि एक बार कोरोना आया था और इस तरह का काम हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।